जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग अपने एक नए सीरीज की शुरुआत करेंगे। जी हां दोस्तों, जिस सीरीज का नाम होगा भौकाल सीरीज़। दोस्तों इस सीरीज़ में हम लोग ग्रुप डी 2018 में जो पेपर हुआ है उसके सभी शिफ्ट के साइंस क्वेश्चन को हम लोग शिफ्ट वाइज सॉल्व कर रहे होंगे और उसी कड़ी में आज का जो ये सेशन होगा उसमें हम लोग 17/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें जो भी साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही लॉलीपॉप सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। पहला ऑप्शन है थॉमस ए एडिसन, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और चौथा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही क्या है, साइंटिस्ट हैं, जबकि विराट कोहली क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप में से बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि जो हमारा पहला ऑप्शन थॉमस अल्वा एडिसन दिया हुआ है तो एडिसन ने किस चीज़ की खोज करा था। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज करा था, यानी कि विद्युत बल्ब का खोज करा था। ये चीज़ आप सभी जान रहे होंगे। यहाँ पे आप नया बात ध्यान में रखेंगे कि एडिसन ही पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या करा था, तो कॉमर्शियल लैब का स्थापना करा था, यानी कि औद्योगिक प्रयोगशाला का सबसे पहले स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है, थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। तो आप सभी इस चीज़ को भी नोट कर लेंगे क्या कि औद्योगिक प्रयोगशाला यानी कि कॉमर्शियल लैब की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, आप कहेंगे थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। और इन्होंने क्या करा था, इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज करा था। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि ग्राहम बेल ने किस चीज़ की खोज करी थी। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेल लिखा हुआ है। और बेल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं सर, घंटी। और घंटी किस में बजता है, तो फ़ोन में बजता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ग्राहम बेल जो है इन्होंने टेलीफोन की खोज करा था। ग्राहम बेल किस चीज़ की खोज करा था, टेलीफोन की खोज करा था। और नेक्स्ट है आपका आइंस्टीन। आप कहेंगे सर इसके बारे में भी जानते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज करा था। तो आप सभी नोट कॉपी में इन सारे पॉइंट को लिखते चले जाएंगे ताकि जब भी आपको इन सभी में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका जवाब 100% दे पाओ। तो क्या ध्यान में रखेंगे कि आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत का खोज करा था और साथ ही साथ द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की खोज करा। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की खोज करा, ध्यान में रखिएगा। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण हम लोग किसको कहते हैं, तो जो हम लोग E = mc² पढ़ते हैं, यही क्या है आपका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, जिसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। और मेरे मित्र एक बड़ा ही पॉपुलर सा क्वेश्चन आइंस्टीन से संबंधित पूछा जाता है कि आइंस्टीन को 1921 में किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, आइंस्टीन को 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या मिला था, तो आप सभी याद रखेंगे नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है तो आप सभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जहाँ भी आपसे ये क्वेश्चन करा जाएगा कि सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसने करा, आप कहेंगे आइंस्टीन। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की खोज किसने करा, आइंस्टीन। और आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था, तो आप कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जब तक किसी पिंड का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पिंड का नहीं होगा, पिंड पर होगा। क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन दिया हुआ है भार, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है आकृति, चौथा ऑप्शन है चाल। बताइए क्या होगा इसका आंसर।
आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल कार्य करते रहता है तब तक उसके डैश में निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों ने पढ़ा है कि किसी भी वस्तु में गति का कारण, किसी भी वस्तु में गति का कारण कौन सा बल बनता है? आप सभी कहते हैं असंतुलित बल बनता है। और ध्यान में रखिएगा ये भी आपका एक क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस बल के कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है? आप कहेंगे असंतुलित बल के कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। या अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा बल किसी वस्तु में गति का कारण बनता है? आप फिर से कहेंगे असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स। ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई भी चीज़ गति में होगा तो उसमें क्या होगा? आप कहेंगे सर उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ चाल होगी। मेरे मित्र क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल कार्य करते रहता है तब तक उसके डैश में निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है। आप कहेंगे सर असंतुलित बल गति का कारण बनता है और असंतुलित बल लगातार किसी वस्तु पर कार्य कर रहा होगा तो उस वस्तु के चाल में क्या होगा सर? परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि चाल क्या है, तो आप सभी कहेंगे एक अदिश राशि है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वेग क्या है तो आप क्या कहेंगे? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि वेग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डायरेक्शन का सहारा लेते हैं, जबकि चाल को बताने के लिए डायरेक्शन का सहारा नहीं लेते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन में भार भी दिया हुआ है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी को हम लोग वेट कहते हैं। और वेट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं mg होता है। ध्यान में रखिएगा भार क्या है? एक सदिश राशि है, जबकि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में द्रव्यमान भी दिया हुआ है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी वस्तु में जो उसके कुल कणों की मात्रा होती है वही क्या कहलाती है? उसका द्रव्यमान कहलाता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में आकृति दिया हुआ है, तो भाई मेरे इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शेप कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निषेचित अंडा युग्मज किस में समाविष्ट हो जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय, तीसरा ऑप्शन है योनि, चौथा ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निषेचित अंडा युग्मज किस में समाविष्ट हो जाता है, यानी कि किस में जाकर के मिल जाता है। आप कहेंगे सर पहले ये बताओ कि निषेचित अंडा युग्मज क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि निषेचित अंडा युग्मज को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। आप कहेंगे सर ये कब बनता है? तो ध्यान में रखेंगे कि जाइगोट जो है वो निषेचन प्रक्रिया के उपरांत बनता है। ध्यान में रखेंगे निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आप कहेंगे ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि लैंगिक जनन में जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करता है तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? निषेचन बोला जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ मिलेगा यानी कि एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? निषेचन कहा जाएगा। ध्यान में रखिएगा मेल गैमेट्स किसको बोला जाता है? मेल गैमेट्स स्पर्म को बोला जाता है। फीमेल गैमेट्स किसको बोला जाता है? ओवम को बोला जाता है। यानी कि स्पर्म और ओवम जो एक दूसरे के साथ मिलता है तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो निषेचन बोला जाता है या फिर फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और इस प्रक्रिया के उपरांत क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निषेचित अंडा युग्मज कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ये जाइगोट फिर कहाँ चला जाता है? ये जाइगोट फिर गर्भाशय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूटेरस कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि गर्भाशय का शेप कैसा होता है? तो नाशपाती के जैसा होता है। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि निषेचित अंडा युग्मज किस में समाविष्ट हो जाता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने बोला कि ये जाइगोट जो है वो गर्भाशय में चला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो निषेचित अंडा युग्मज है वो कहाँ जाकर के समाविष्ट हो जाता है? गर्भाशय में। सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में अंडाशय भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे अंडाशय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। जहाँ से क्या होता है? तो फीमेल के बॉडी में रिप्रोडक्शन के लिए एग का प्रोडक्शन होता है, यानी कि अंडाणु का उत्पादन होता है।
साथ ही आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में यूनि भी दिया हुआ है, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका गर्भाशय ग्रीवा। आप कहेंगे ये क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि गर्भाशय का जो नीचे वाला भाग होता है वो सकरा होता है। गर्भाशय का नीचे वाला भाग सकरा होता है और उसे ही क्या बोला जाता है, गर्भाशय ग्रीवा बोला जाता है। और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन, चौथा ऑप्शन है आयरन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो एल्युमिनियम है उसका सिंबल Al होता है, और साथ ही साथ जो क्लोरीन है उसका सिंबल Cl होता है, और जो कार्बन है उसका सिंबल C होता है, और जो लोहा है इसका सिंबल Fe होता है। काहे होता है, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी लोहा जो है उसका सिंबल Fe लोहा के लेटिन नेम फेरस से लिया गया है। लोहा का जो सिंबल आप लोग Fe लिखते हैं वो लोहा के लेटिन नेम फेरस से लिया गया है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है, आप कहेंगे आयरन का। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो तत्वों का आधुनिक सिंबल है, यानी कि तत्वों का जो आधुनिक प्रतीक है, इस चीज़ की खोज किसने करा था, तो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने करा था। और ये क्वेश्चन भी आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि तत्वों का जो आधुनिक सिंबल है इसकी खोज बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने करा था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि कोई बल 1.0 kg पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई आपका 1 kg का पिंड है और उस पर कोई बल लग रहा है जो क्या कर रहा है, तो उस पिंड के यानी कि उस वस्तु के गति को 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ा करके 8 मीटर पर सेकंड कर दे रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई आपका वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, 1 kg है, और इसका वेग पहला कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग v1 मान लेते हैं, और इस पे कोई बल कार्य करता है। वो क्या कर रहा है, इस वस्तु के गति को जो कि 4 मीटर पर सेकंड है उसको बढ़ा करके 8 मीटर पर सेकंड कर दे रहा है। यानी कि 8 मीटर पर सेकंड आपके लिए क्या हो जाएगा, दूसरा वेग हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि यहाँ पे जो गति में परिवर्तन हो रहा है, तो गति में परिवर्तन के दौरान बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। आप कहेंगे कि सर कार्य के लिए तो फार्मूला हम लोग Fs cos थीटा पढ़े हैं, और यहाँ पे कहीं पे भी विस्थापन की चर्चा ही नहीं की गई है। तो ये कैसे बनेगा, आसानी से बन जाएगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी वस्तु में जो गति में परिवर्तन होता है और उस पर जो बल के द्वारा गति में परिवर्तन किया जाता है, तब उस वक्त जो बल के द्वारा किया गया कार्य होता है वो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी वस्तु में जो गति में परिवर्तन होता है उस वक्त उस वस्तु पर लग रहे बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, तो वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा कि गतिज ऊर्जा में जब परिवर्तन की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है और पहला वेग ये है और दूसरा वेग ये है, और ये दोनों ही वेग के लिए हम लोग क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे और उसको घटा लेंगे। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे यहाँ पे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के लिए हम लोग क्या फार्मूला लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर हाफ m। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या करेंगे, तो सर v2 को पहले रखेंगे। काहे, तो हम लोग परिवर्तन निकाल रहे हैं, तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही वेग के लिए द्रव्यमान कितना है, तो सर 1 ही kg है। क्वेश्चन में दिए गए डाटा के अनुसार यहाँ पे अगर आप वैल्यू को पुट करेंगे तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा 1, और v2 आपका कितना है, तो सर ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा हाफ इंटू m, और ध्यान देंगे कि आपका v1 कितना है, तो गुरुजी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हाफ इंटू 8×8 = 64 माइनस 1/2, और फिर आपका ये कितना हो जाएगा सर 16। 32 दूना कितना होता है 64, और 8 दूना कितना होता है 16। 32 - 8 कितना होगा, आप कहेंगे 24,
यानी कि यहाँ पे जो आपका इस बल के द्वारा किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, आप सभी कहेंगे सर 24 जूल होगा। तो आप बताइए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है। आपका पहला ऑप्शन है कि तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो आवेग को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो आपके पहले ऑप्शन में तीसरा गति नियम लागू नहीं होता है। आपका दूसरा ऑप्शन है जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। आप कहेंगे सर यहाँ भी तीसरा नियम नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपका तीसरा ऑप्शन है कि जब एक बस अचानक चलती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। आप कहेंगे सर ये तो जड़त्व के कारण होता है। और आपका चौथा ऑप्शन है रॉकेट लॉन्च करना। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कोई भी जो रॉकेट लॉन्च होता है वो किस नियम पे आधारित होता है? तो न्यूटन के तीसरे गति नियम पे आधारित होता है। और यहाँ पे क्या होता है? तो सर एक्शन के अपोजिट में रिएक्शन होता है, जिस वजह से रॉकेट क्या होता है? तो सर ऊपर की ओर जा पाता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि न्यूटन ने गति के लिए नियम दिया था। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। जबकि गैलीलियो ने गति के लिए क्या दिया था? समीकरण दिया था, जो आप सभी S = ut + ½ at² और v = u + at पढ़ते हैं। ये क्या है? गति का समीकरण है। जबकि न्यूटन ने क्या दिया था? तो सर गति का नियम दिया था, जो कि कितना था? 3। तो ये 2 डिफरेंसेस आप सभी ध्यान में रखेंगे। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गति का समीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आप क्या कहेंगे? गैलीलियो ने दिया। क्या कहेंगे? गैलीलियो ने दिया। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आप क्या कहेंगे? न्यूटन ने दिया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है लेड, चौथा ऑप्शन है आपका सिल्वर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। आप कहेंगे सर पहले ये बताओ कि जो धातु ऑक्साइड है और जो हाइड्रोजन गैस निकलता है वो कैसे निकलता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब कोई भी मेटल यानी कि कोई भी धातु वाटर के साथ अभिक्रिया करती है तब ये क्या बनाता है? तब ये मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। और क्या रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ध्यान में रखिएगा, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि धातु प्लस जल जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? आप कहेंगे धात्विक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड बनेगा। और साथ ही साथ क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सभी धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जो वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो पहला चीज़ तो आप सभी ये नोट कर लेंगे यहाँ पे, नोट करके क्या कि जो आपका एल्युमिनियम है और साथ ही साथ जो फेरस है यानी कि जो लोहा है और साथ ही जो जिंक है, ये सभी वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये सभी वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये सभी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका सोडियम है और साथ ही जो पोटेशियम है, ये ठंडे जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। किसके लिए? तो आप कहेंगे कि सर कोई भी धातु अगर जल या वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो धात्विक ऑक्साइड बनाएगी और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और साथ ही तीसरा पॉइंट आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका सीसा है जिसको आप लेड बोलते हो या फिर पीबी बोलते हो, और साथ ही जो कॉपर है, जो आपका सिल्वर है और जो आपका सोना है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जल के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ये 3 चीज़ आप सभी ध्यान में रखेंगे। क्या
कि जो आपका एल्युमिनियम है, फेरस है, जिंक है, ये सभी वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। किस लिए? तो धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने के लिए। और साथ ही साथ सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। और जबकि जो आपका सीसा है, कॉपर है, चांदी है, सोना है, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। और धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पहले ही नोट में लिख दिया है कि एल्युमिनियम, फेरस और जिंक ये सभी वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपके अगले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? कॉपर दिया हुआ है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे आपने लिखा है कि कॉपर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? लेड। आप कहेंगे सर लेड भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? सिल्वर। आप कहेंगे सर ये भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए ये जो आपका धात्विक ऑक्साइड होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो बेसिक होती है। यानी कि धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारीय नेचर वाला होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति वाला होता है। जबकि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति वाला होता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से किस सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7 से कम है? आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा? आसानी से पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन क्या है? सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। मेरे मित्र, मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि Na2CO3 का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो गुरुजी सर्फ वगैरह बनाने में किया जाता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। जो आप घर में सर्फ यूज़ करते हैं उसका प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय होता है। जाहिर सी बात है कि इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से ज़्यादा होगा। ध्यान में रखेंगे कि Na2CO3 का जो पीएच वैल्यू होता है वो लगभग हम लोग 11 मानते हैं। और आपका नेक्स्ट क्या है ऑप्शन? तो सर नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो सर बेकिंग सोडा बनाने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर घर में किसी को पेट में अम्लता बढ़ जाती है, यानी कि पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, बदहजमी हो जाती है, तो लोग उसको क्या सलाह देता है कि अगर घर में सोडा अवेलेबल है तो उसको घोल करके पी लो। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपका सोडा है इसका भी नेचर कैसा होता है? तो गुरुजी इसका भी नेचर क्षारीय ही होता है। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि ये सोडियम कार्बोनेट से क्या होता है? कम क्षारीय होता है। और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 8.3 होता है। ध्यान दीजिएगा, आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला NaCl होता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो सोडियम क्लोराइड होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने से बनता है। और इस सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? तो नमक के रूप में करते हैं सर। और ध्यान में रखेंगे कि NaCl का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? 7 होता है। यानी कि ये आपका उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और साथ ही आपका नेक्स्ट ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड। ध्यान में रखिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl होता है। और मेरे मित्र इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 4.0 से 6.0 के बीच होता है। 4.0 से 6.0 के बीच होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ये आपका कब फॉर्म होता है? तो जब NH3 अमोनिया की अभिक्रिया आप HCl के साथ कराते हो तब क्या बनता है? तो NH4Cl बनता है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा था? क्वेश्चन करा जा रहा था कि आपके इस चारों सॉल्ट में से किसका पीएच मान 7 से कम है। आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका NH4Cl है इसका पीएच मान का जो रेंज है वो 4.0 से 6.0 के बीच होता है, जो कि क्या है? तो सर 7 से कम है। तो आप ही बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सॉल्ट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एसिडिक सॉल्ट, दूसरा होता है बेसिक सॉल्ट और तीसरा होता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। ध्यान दीजिएगा कि जो सॉल्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एसिडिक सॉल्ट। अच्छा, एसिडिक सॉल्ट होगा तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एसिडिक सॉल्ट जो होगा इसका पीएच मान जो है वो 7 से कम होगा।
जो आपका अम्लीय लवण होगा उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। और साथ ही जो आपका बेसिक सॉल्ट होगा उसका पीएच मान क्या होगा, तो सर 7 से ज़्यादा होगा। और जो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा, जो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, तो सर न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7 के बराबर होगा, यानी कि 7 ही होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। कोणीय बल, साधारण बल, अभिकेंद्रीय बल और चौथा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तब वृत्ताकार पथ से केंद्र की ओर जो लगने वाला बल होता है उसको क्या बोला जाता है? मेरे मित्र मान लें कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई आदमी है जो इस वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस आदमी के द्वारा जो इस वृत्त के केंद्र पर यानी कि वृत्ताकार पथ के केंद्र पर जो बल लगाया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? आप कहेंगे सर कई दफ़ा पढ़े हैं, इसी को अभिकेंद्रीय बल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अभिकेंद्रीय बल बोला जाएगा। और ध्यान में रखेंगे कि अभिकेंद्रीय बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो mv² बटा r होता है। m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, और v² बटा r क्या है, तो आप कहेंगे सर कोणीय त्वरण है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि वृत्ताकार गति में वृत्ताकार पथ के केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको क्या बोला जाता है, तो सर इसके केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगेगा उसको अपकेंद्रीय बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपकेंद्रीय बल बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो सर सेम होता है। बस अपकेंद्रीय बल का जब हम लोग फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, जो क्या बता रहा होता है, ये बता रहा होता है कि जो अपकेंद्रीय बल है वो वृत्ताकार पथ के केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में साधारण बल दिया हुआ है, तो मेरे मित्र साधारण बल आपका कुछ नहीं है। जिस बल की चर्चा हम लोग अपने डेली लाइफ पे करते हैं उसी को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, साधारण बल बोला जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, नॉर्मल फोर्स होता है जिसको हम लोग अभिलंब बल कहते हैं, और किसी वस्तु के सतह पे अगर कोई बल लंबवत लग रही होती है तो उसी को क्या बोला जाता है, नॉर्मल फोर्स बोला जाता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण बल भी है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबों को मालूम है कि दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो F=G m1 × m2 बटा r² लिखते हैं। ध्यान में रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसको बोला जाता है, कैपिटल G को बोला जाता है। और इसका जो वैल्यू है उसकी खोज किसने करा था, हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने करा था। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के लिए सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यानी कि ये फॉर्मूला जो है वो किसका कंक्लूजन है, न्यूटन का है। जबकि जो आपका कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg², ये किसके द्वारा दिया गया, तो सर ये जो है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया। आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। बताइए, न बनेगा, आसानी से बन जाएगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी किसी भी वस्तु पर जो गुरुत्व बल कार्य करता है वो भार के रूप में जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये फ़ोन है और यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसको अपनी ओर खींच रहा होगा। मेरे मित्र जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसको अपनी ओर खींच रहा होगा तो वो भी तो कुछ ना कुछ बल लगा रहा होगा। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी वो जो बल होगा ना वो इस मोबाइल के भार के बराबर होगा। और मोबाइल का भार क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जो इसका द्रव्यमान होगा और जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है दोनों को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मोबाइल का भार निकल जाएगा। और इसका जितना भार होगा इसी के भार के बराबर के बल से पृथ्वी क्या कर रहा होगा, इसको अपनी ओर खींच रहा होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। आप कहेंगे भार के रूप में जाना जाता है। सही आंसर आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में द्रव्यमान दिया हुआ है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझ रहे हैं। नेक्स्ट है त्वरण। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। त्वरण क्या है, सदिश राशि है, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला L/T⁻⁻² होता है। नेक्स्ट है आपका आवेग। ध्यान में रखिएगा कि आवेग को हम लोग I या J से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, F × T होता है।
यानी कि किसी भी वस्तु पर जो थोड़े समय के लिए बल लगता है, तो जो बल लग रहा है और जितना समय के लिए लग रहा है दोनों को गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, तो सर आवेग निकल जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए, ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। और मेरे मित्र, अगर आपसे ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा तो फिर मेरा पूरा न्यूमेरिकल पढ़ाना ही बेकार है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों के ऊपर छोड़ता हूँ। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है धातु, दूसरा ऑप्शन है निष्क्रिय तत्व, तीसरा ऑप्शन है अधातु, चौथा ऑप्शन है उपधातु। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि अधातु जो ठोस अवस्था में देखने को मिलता है उसमें आपका कार्बन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, सल्फर आ जाता है, इस तरह के और भी कई हैं जो ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। एकमात्र अधातु आपका ब्रोमीन है जो आपको द्रव अवस्था में देखने को मिलता है, और साथ ही अधातु आपका जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब आपको किस अवस्था में देखने को मिलता है, गैसीय अवस्था में देखने को मिलता है। कुल मिला के आप ये कहेंगे कि जो अधातु है वो ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी और गैसीय अवस्था में भी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो धातु भी दिया हुआ है, इसका भी कोई एक्सेप्शन होता है क्या। बिल्कुल होता है सर। ध्यान में रखेंगे कि आपका एकमात्र धातु पारा है जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, ये किस अवस्था में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि निष्क्रिय आपका जो तत्व है वो हमेशा क्या होते हैं, तो सर गैसीय अवस्था में ही होते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अक्रिय गैस तत्व बोला जाता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में उपधातु भी दिया हुआ है, तो भाई मेरे वैसा तत्व जिसका प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच का होता है, यानी कि जिसका प्रॉपर्टीज मेटल से भी मैच करता है और नॉन मेटल से भी मैच करता है, उसी को क्या बोला जाता है, मेटालॉइड, यानी कि उपधातु बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि उपधातु का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, अर्धचालक पदार्थ को बनाने के लिए किया जाता है, जबकि धातु का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, चालक पदार्थ को बनाने के लिए किया जाता है, जबकि अधातु जो होते हैं ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये रिलेशन आप याद रखेंगे, धातु का उपयोग चालक पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है, अधातु कुचालक होते हैं, जबकि उपधातु क्या होता है, तो सर इसका उपयोग अर्धचालक पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका टाइपिंग एरर है, यहाँ पे गर्भ लिख दिया गया है जो कि क्या होगा, गर्म होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जितने भी एबीज वर्ग के जंतु होते हैं, यानी कि जितने भी आपका पक्षी कुल का जंतु होता है, उन सभी का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, गर्म होता है। और आप बताओ कि आपके ऑप्शन में कौन सा पक्षी कुल का जंतु है। आप कहेंगे सर पहले के ऑप्शन में कबूतर लिखा हुआ है, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और साथ ही आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में मेढक भी दिया हुआ है, तो ये क्या होता है। भाई मेरे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेढक क्या है, तो सर उभयचर का उदाहरण है। उभयचर को हम लोग इंग्लिश में एम्फीबियन कहते हैं, यानी कि वैसा जंतु जो जल और थल दोनों में रहता है उसको क्या बोला जाता है, उभयचर बोला जाता है। आप कहेंगे सर मछली और मगरमच्छ है, तो सर ये कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, इसको आप एक्वाटिक एनिमल कह सकते हैं या फिर जलीय जंतु कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 16वें, दूसरा ऑप्शन है 17वें, और तीसरा ऑप्शन है 18वें, और चौथा ऑप्शन है 15वें। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ग्रुप 18 जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में, इसको क्या बोला जाता है, तो अक्रिय गैस तत्व बोला जाता है।
या अक्रिय तत्व बोला जाता है। यानी कि ग्रुप 18 के यानी कि समूह 18 के जितने भी तत्व होते हैं उन सभी को अक्रिय गैस तत्व बोला जाता है, या फिर इसी को इनर्ट गैस एलिमेंट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन सभी का बाहरी कोश क्या होता है? पूर्ण होता है, यानी कि फुलफिल होता है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सही आंसर उसका क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि जो आपका हैलोजन तत्व होता है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? आवर्त सारणी के किस वर्ग में देखने को मिलता है? आप कहेंगे सर बहुत बार रटे हैं, वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं उसको क्या बोला जाता है? हैलोजन बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻23 kg, दूसरा ऑप्शन है 6 × 10⁻⁻24 kg, तीसरा ऑप्शन है 6 × 10⁻23 kg और आपका चौथा ऑप्शन है 6 × 10⁻24 kg। बताइए क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, जहाँ भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है तो आप सभी याद रखना 6.0 × 10⁻24 kg। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है तो आप सभी याद रखेंगे राउंड फिगर में 6400 किलोमीटर। अच्छा ध्यान में रखिएगा, अगर आपको डेसिमल में याद रखना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी पृथ्वी का त्रिज्या 6378.1 किलोमीटर होता है। ऐसे 6400 किलोमीटर याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी पर जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये तीन चीज़ आप सभी ध्यान में रखेंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान 6.0 × 10⁻24 kg, पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर या फिर 6378.1 किलोमीटर और पृथ्वी पर जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है हाथी, दूसरा ऑप्शन है पोर्पोइसिस, तीसरा ऑप्शन है शार्क और चौथा ऑप्शन है आपका पतंगा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ कि पराध्वनि क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, पराध्वनि को ही क्या बोला जाता है? अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। अच्छा ये आपका किस प्रकार का साउंड होता है? आप कहेंगे कि गुरुजी ये वैसा साउंड होता है जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का होता है। यानी कि वैसा ध्वनि तरंग या फिर वैसा साउंड जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, उसको क्या बोला जाता है? पराध्वनि बोला जाता है, यानी कि अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा ये जो ध्वनि है इसको मनुष्य सुन नहीं सकता है, इसको मनुष्य सुन नहीं सकता है। आप कहेंगे कौन सुन सकता है? तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि पराध्वनि को सुन सकता है कौन? तो कुत्ता सुन सकता है सर, बिल्ली सुन सकता है और साथ ही साथ चमगादड़ सुन सकता है। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका अल्ट्रासाउंड है ये किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन में जो पोर्पाइसेस दिया हुआ है इसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है नेचुरल तरीके से। आप कहेंगे पोर्पाइसेस क्या है? तो ये एक प्रकार का जलीय जीव है जो डॉल्फिन जैसा आपको दिखता है, यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे। और साथ ही गाल्टन के सिटी के द्वारा क्या किया जाता है? पराध्वनि को उत्पन्न किया जा सकता है। तो पराध्वनि के बारे में आप ये तीन बातें ध्यान में रखेंगे कि पराध्वनि वैसे ध्वनि को बोला जाता है जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का होता है। पराध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता है। कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़। उत्पन्न कैसे किया जा सकता है? तो नेचुरल तरीके से पोर्पाइसस के थ्रू। क्या है? तो एक प्रकार का जलीय जीव है जो कैसा होता है? डॉल्फिन के जैसा होता है। और साथ ही साथ गाल्टन के सिटी के द्वारा भी पराध्वनि को उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पोर्पाइसस क्या है आपका? आप कहेंगे सर जंतु के कैटेगरी में आता है। तो जाहिर सी बात है यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। तो सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ऑप्शन दिया हुआ है ठोस, दूसरा ऑप्शन है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा ऑप्शन है निर्वात। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। क्या कहेंगे कि गुरुजी बहुत बार पढ़ा है कि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है और किसी भी ठोस में जो ध्वनि की गति होती है वो लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड होती है और इससे कम तेज किस में चलती है तो गुरुजी जल में चलती है। कितना होता है तो सर जल में हम लोग लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड मान के चलते हैं और सबसे कम किस में चलती है तो सर वायु में चलती है। कितना तो सर 340 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन दिया हुआ है लंबाई, दूसरा ऑप्शन है पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है दाब और चौथा ऑप्शन है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो इन चारों ऑप्शन में से किस पर निर्भर नहीं करता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है यानी कि चालक का जो आर होता है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो आप कहते हैं कि सर चालक पदार्थ के मटेरियल पर डिपेंड करता है, चालक पदार्थ के मटेरियल पर डिपेंड करता है और साथ ही साथ किस पर डिपेंड करता है तो गुरुजी ताप पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है तो चालक के लंबाई पर डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है तो आप कहते हैं चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। यानी कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होगा वो इसी चारों बात पे क्या करेगा निर्भर करेगा। अब आइए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या सब ऑप्शन दिया हुआ है तो सर पहला ऑप्शन दिया हुआ है लंबाई। आप कहेंगे सर इस पे तो निर्भर होगा। दूसरा ऑप्शन है पदार्थ, तो चालक पदार्थ जिस पदार्थ से बना होगा उसकी चर्चा की जा रही है। आप कहेंगे सर इस पे भी निर्भर करेगा। तीसरा ऑप्शन है आपका दाब। आप कहेंगे सर इस पे निर्भर नहीं करेगा। चौथा ऑप्शन क्या है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। आप कहेंगे सर इस पे भी डिपेंड करेगा। आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि चालक के लंबाई पे चालक का जो प्रतिरोध होता है वो कैसे निर्भर होता है। तो आप सभी याद रखना कि प्रतिरोध जो है वो चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगी प्रतिरोध भी घटेगा। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/a। ध्यान में रखेंगे ए क्या है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। आप कहेंगे सर इसको कैसे समझेंगे। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगर चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा कम जाएगा और अगर चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम जाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा तो सर बढ़ जाएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप बताओ कि जो आपका वॉशिंग सोडा होता है जिसको आप शुद्ध हिंदी में धोवन सोडा बोलते हो, इसके लिए आप फार्मूला क्या लिखते हो। आप कहते हो सर Na2CO3 10H2O लिखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि धोवन सोडा में पानी के कितने मॉलिक्यूल्स। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे आपने 10H2O लिखा है यानी कि धोवन सोडा में पानी के 10 अणु हैं। आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा वायु में ऑक्सीजन निष्कासित होगा। ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, तीसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन और चौथा ऑप्शन है आपका उत्सर्जन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किस प्रक्रिया द्वारा वायु में ऑक्सीजन निष्कासित होता है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी पीछे के सेशन में आपने बताया है कि जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जब पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इस प्रक्रिया में पौधा क्या करता है तो 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर को क्लोरोफिल और सनलाइट के उपस्थिति में यानी कि सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में किस में बदल देता है तो C6H12O6 ग्लूकोज में बदल देता है और साथ ही साथ 6O2 का निष्कासन करता है। जहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है तो हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का बाई प्रोडक्ट है।
मतलब साफ है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्या निष्कासित होता है, तो सर वायु में ऑक्सीजन निष्कासित होता है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान वायु में ऑक्सीजन निष्कासित होती है, लेकिन श्वसन प्रक्रिया में यानी कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होता है, कंज्यूम होता है। और ध्यान में रखिएगा कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, तो सर पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का निष्कासन किया जाता है। पचा हुआ भोज्य पदार्थ आपका क्या कहलाता है, तो आप कहते हैं सर वो सिंपल रूप में आ जाता है तो उसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि श्वसन की प्रक्रिया में जो आपका C6H12O6 है, ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ एंजाइम के उपस्थिति में किस में बदल जाता है, तो गुरुजी ये 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस ऊर्जा में तब्दील हो जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि जो CO2 और H2O आपका श्वसन प्रक्रिया के दौरान रिलीज होता है वो क्या होता है, तो श्वसन प्रक्रिया का उप उत्पाद होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। मेन प्रोडक्ट क्या होता है श्वसन प्रक्रिया का, ऊर्जा, जो कि आपको किस रूप में मिलता है, तो गुरुजी ATP के रूप में मिलता है। ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है, मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है। तो आप ये दोनों चीज ध्यान में रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन वायु में निष्कासित होती है, जबकि श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। किस लिए, तो सर ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करने के लिए, ताकि उससे एटीपी के रूप में क्या हो, ऊर्जा निकल सके। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में तो वाष्पोत्सर्जन भी दिया हुआ है। मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया है कि पौधे जब अपने शरीर से पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालना शुरू कर देते हैं तो पौधे की इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में उत्सर्जन दिया हुआ है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, चाहे प्लांट हो या फिर कोई जानवर हो या फिर कोई एनिमल हो, इन सभी के बॉडी में कुछ ना कुछ वेस्टेज और टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं, और उसी वेस्टेज और टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाता है, उत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में एक्सक्रीशन बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 0 1 2, दूसरा ऑप्शन है 4 3 2, तीसरा ऑप्शन है 2 1 0 और चौथा ऑप्शन है 1 2 3। मेरे मित्र यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे विद्युत धनात्मक तत्व की बात की जा रही है, मतलब धातु की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि धातु हमेशा क्या करती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन को फॉर्म करती है। और मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया है कि धातु के बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है या फिर 2 या फिर 3 रह सकता है। ध्यान में रखिएगा कि किसी भी धातु का जो संयोजकता होता है, किसी भी धातु का जो संयोजकता होता है वो किसके बराबर होता है, तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। जब आप ये कह रहे हैं कि गुरुजी धातु के बाह्यतम कक्षा में या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और आप फिर कह रहे हैं कि संयोजकता बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होता है किसका, धातु का, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी धातु की संयोजकता या तो 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। ध्यान में रखिएगा कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, तो सर उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो धातु की संयोजकता होती है वो किसके बराबर होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो आप बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या याद रख लो या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन याद रख लो, बात आपका क्या है, बराबर है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अधातु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो आप सभी याद रखेंगे या तो 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 7। ध्यान दीजिएगा कि जो अधातु की संयोजकता होती है वो क्या होती है, तो ध्यान में रखेंगे कि अधातु की जो संयोजकता होती है वो होती है 8 माइनस बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आप ये लिख लो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा इस दोनों ही फॉर्मूला को आप ध्यान में रखेंगे कि धातु की संयोजकता किसके बराबर होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, और धातु की संयोजकता 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश किए गए काज की परिमाण है जब 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है, जबकि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 18 वोल्ट हो। क्या होगा इसका आंसर?
आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर दो बिंदु के बीच विभवांतर 18 वोल्ट हो और साथ ही साथ उस दोनों बिंदु के बीच जब किसी आवेश को लाया जाए, एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित किया जाए या फिर लाया जाए, और उस आवेश का वैल्यू कितना है, 4 कूलम है, यहाँ पे किया गया कार्य कितना होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी विभवांतर इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो कार्य बटा आवेश। क्या फॉर्मूला होता है, कार्य बटा आवेश। तो क्या हम लोग यहाँ से कार्य इक्वल टू विभवांतर इंटू आवेश कह सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। विभवांतर कितना है 18, आवेश कितना है 4, कितना हो जाएगा सर कार्य 72 जूल। सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे के शरीर के भाग से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। बताइए ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है और इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के रूप में आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं। और सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के रूप में छोड़ा है पूरे सेशन में, और दोनों ही क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।